डेविड जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम जगत प्लेटफ़ॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर चयनित हुए हैं। सर थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए हमें। अ, अविनाश सर, बहुत-बहुत नमस्कार और एग्ज़ाम जगत की पूरी टीम को बहुत-बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हूँ और मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो मेरे गाँव बम्बूर, जिला सिरसा में हुई है। और जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। अ, उसके बाद मैंने 9th और 10th मॉडल संस्कृति स्कूल सिरसा अनाज मंडी जिला से की है। तो डेविड जी, आप बताइए आपने किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री क्वालिफाई किया? आपकी क्या जर्नी रही? सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। आप थोड़ा-सा 2 मिनट में हमें ये बताएँ कि इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए? सबसे पहले तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो थोड़ी घबराहट हो रही थी और थोड़ी चिंता भी थी। लग रहा था कि सही नहीं जाएगा, लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू मेरा सही गया था। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो ज्योति बेंदा मैम का बोर्ड था और मैम हेड कर रहे थे। और जो बोर्ड नंबर 2 था मुझे हासिल हुआ था। और वो माना जाता है, बाहर जब मैं गया तो पता चला कि वो सबसे मुश्किल बोर्ड था। और मैम के द्वारा मुझे अ, अच्छे से अच्छे व्यवहार से मुझे नवाजा गया और उन्होंने बैठने के लिए बोला, बैठा। उन्होंने देखा कि घबराया हुआ है लड़का और यंग है, तो उन्होंने सबसे पहले पानी पूछा मेरे से, तो कि पानी पी लो। तो लेकिन तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, माइंड चौक हो रहा था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, तो मैं सिर्फ बैठा ही था। मैंने पानी के लिए मना कर दिया, उन्होंने फिर से पानी के लिए पूछा तो मैंने फिर से मना कर दिया। और वो ही बातचीत चलती रही, आप बोर्ड मेंबर आपस में बातचीत करते रहे और इधर से मैं कुछ सोचता रहा। फिर मैम ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो और मैंने अपनी स्टडी से रिलेटेड बताया कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैम ने साइड जो मेंबर बैठे थे उनको हैंडओवर किया, तो साइड मेंबर बोलते हैं कि आपने प्रीलिम्स मेंस आपने क्लियर किया, आपकी नॉलेज है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप एज ए प्रोफेसर आप में ऐसे कौन से गुण हैं कि हम आपको सेलेक्ट करें। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी क्वालिटीज पूछी, क्लास को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप, रूरल और अर्बन में जो बच्चे आएंगे उनको आप कैसे मैनेज करके चलोगे, आप एआई और डिजिटलाइजेशन को कैसे मर्ज करोगे अपनी शिक्षा विधि के अंदर। और उसके बाद जैसे कोई शराब पी के अगर बच्चा आ जाता है क्लास में तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे। और उसके बाद हिस्ट्री से जो मेरा सब्जेक्ट था, वहाँ से कुछ एनालिटिकल और थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन थे, कि जैसे रामायण वास्तव में हुई या मिथ या रियलिटी थी, या फिर महाभारत के बारे में आप क्या अपने विचार रखते हैं। और इसके अलावा द्वारका का क्या इशू था, द्वारका रियल में थी या मिथ था, राम सेतु को आप क्या मानते हैं। ऐसे क्वेश्चन थे सर। ओके, तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी ही ज़्यादातर क्वेश्चन थे या फिर हरियाणा से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या इंटरनेशनल इश्यूज़ जो थे उनसे रिलेटेड भी? हाँ, हरियाणा से क्वेश्चन भी पूछे गए थे सर। हरियाणा से पंचकुला जो नाम है वो कहाँ से निकला, ये पूछा गया था, जो मैं उस वक्त नहीं बता पाया ढंग से। मैंने 5 कुल बताए थे लेकिन वास्तव में 5 कूप था उसका उत्तर। उसके बाद सर मेरे से उन्होंने पूछा कि अ, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पूछे और जो जातक ग्रंथ थे उनके बारे में पूछा। केवल्य जो ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था होती है उसके बारे में पूछा। और हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं पूछी। तो ये मेरे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंपेरियलिज्म और न्यू इंपेरियलिज्म पे भी एक प्रश्न था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ के भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनईपी और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा गया हो तो आप वो हाइलाइट कर सकते हैं? एनईपी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया मैम, लेकिन एनईपी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एआई को कैसे आप शिक्षा विधि में मर्ज करोगे, जैसे एनईपी के अंदर एआई को सम्मिलित किया गया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। तो जी। मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया कि मैं राखीगढ़ी को पढ़ाने के साथ साथ मैं राखीगढ़ी को विजिट करवाने पर भी अगर वर्चुअल टूर हो पाएगा तो, वो वर्चुअल टूर नहीं तो मैं वास्तविक एक विजिट करवाऊंगा बच्चों को। तो मैम ने जब मैं जानने लगा तो मैम ने, मतलब इंटरव्यू मेरा हो गया था तो मैम ने दोबारा से बुला लिया कि क्या आपने राखीगढ़ी विजिट किया या नहीं किया। तो मैंने बोला कि मैंने भी मैम राखीगढ़ी विजिट किया है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे। जैसे आपका मेंस क्लियर हुआ उसके बाद आपका रिजल्ट आया और आपको इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना था।
तो उस टाइम जो हेजिटेशन होती है, एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात आती है, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे ही मैंने मेंस दिया तो एक मेरा ये था कि एक कॉन्फिडेंस था अंदर की इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अनुसार अटेम्प्ट किए थे। और हर एक क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, भूमिका, मिडल पार्ट और कंक्लूजन में। और हर एक कंक्लूजन को मैंने नई जो आज से मैंने जोड़ दिया था वर्तमान से। उससे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, जिससे मैं इंटरव्यू की तैयारी तो करने लगा था, लेकिन मेरे को ये था कि एचपीएससी बहुत लेट करवा रही है भर्ती, तो इंटरव्यू आगे जा सकता है। तो उस बीच का जो वो था कि कुछ केसेस भी लगे हुए हैं और उसको टाइम को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था, कि अंदर से एक एंग्जाइटी भी हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उधर से मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था, तो दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे थे ढंग से। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज को पहले एक होल्ड पे रख दिया और इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, जो कि कुछ 4-5 एरियाज से मैं धीरे धीरे उनको लाइटली कवर करता गया। जैसे ही जनवरी 1 को रिजल्ट आया, तो मैंने फिर इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। आपने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, डेमो हुआ आपके इंटरव्यू में, थोड़ा उसके बारे में बताइए? तो और जो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही थी, क्योंकि वो एंग्जाइटी में हो जाता है कि हमें आता तो है, लेकिन हम जब डेमो करते हैं तो वो अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पाते। तो बैठने का जो पोस्चर था, जो बोलने की जो टोन थी, कि हम बोलें तो ना तो टोन ऊपर हो ना नीची हो, जो मेंबर्स है वो सेटिस्फाई हो सके आपकी आवाज़ से। और आपकी जो वाणी एक मधुर रूप लेना चाहिए, ना कि ऐसा लगे कि ज़्यादा ऊँचा बोल रहा है व्यक्ति। और क्वेश्चन को हैंडल करने का देखने का नज़रिया, जब एक एक मेंबर की तरफ हम देखते हैं, तो दूसरा मेंबर भी आपकी तरफ देख रहा होता है। तो जिस मेंबर ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर देने के साथ-साथ हम दूसरे मेंबर की तरफ भी थोड़ा-थोड़ा देखते रहें, तो लगता है कि एक जीवंत साक्षात्कार चल रहा है। तो मॉक इंटरव्यूज़ में जब मैंने 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो वहाँ से मेरे को ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, जिसकी वज़ह से मुझे जब मैं एचपीएससी में गया, तो एक एक जो शारीरिक हलचल थी, लेकिन मानसिक और जो मस्तिष्क से मैं पूरा मैच्योर था कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकता हूँ। जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना, थोड़ा-सा बताइए हमें? अ, सर, सफलता का श्रेय तो सर्वप्रथम मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मुझे तो पता नहीं था नौकरी क्या होता है, सरकारी नौकरी क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता। तो फादर, क्योंकि मैट्रिक तक गए थे, वो मैट्रिक तक ही पढ़े थे, लेकिन मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो फिर उनको ये था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ। तो वहाँ से उन्होंने सिविल सर्विसेज़ का मेरे को ज्ञान दिया कि ऐसी कोई सर्विस होती है, तो आप उधर जाइए। तो मेरा ये था, अरिहंत की एक छोटी बुक होती थी सर, कम से कम भी 200-250 पेजों की आती थी, 2017, 2016, 2012 ऐसे एडिशन आते थे उसके। तो वो पापा ने ला के दी, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अगर हम जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो हम आगे जो और बच्चे हैं उनको कम्पीट कर पाएँगे। तो पापा का ये था कि जब आस-पड़ोस में जो भी कोई जॉब लगा होता था, या फिर किन्हीं के घर लैपटॉप होता था, या फिर कोई घर ऐसा होता था, या फिर कोई मेंबर ऐसा होता था जो कि हाई क्लास में है, या फिर कोई जॉब लगा हुआ है, तो वहाँ से मोटिवेट करवाते थे मेरे को। और ये था कि मेहनत भी उन्होंने खूब की थी, क्योंकि दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले परिवार से हम आते हैं, और कोई ज़मीन और कोई बिज़नेस तो है नहीं। तो एक ये था कि पापा को ये था कि मेरा बेटा कम से कम भी बी क्लास में तो जाए। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और जो आगे टीचर्स की हेल्प थी, उसका एक एज मिला मेरे को, जिसकी वजह से मैं आज सफल हो पाया सर। जी, आपका 10वीं 12वीं का परिणाम क्या हुआ? मतलब किस तरह से आपका उस समय, आप छोटी एज में किस टाइप से स्टूडेंट्स रहे आप? हाँ सर, मैं 10वीं तक बहुत अच्छा विद्यार्थी था सर, क्लास में लगभग लगभग अव्वल रहता था, लेकिन दिक्कत ये थी, जिस स्कूल में मैंने 9th 10th में एडमिशन लिया, उसका माहौल थोड़ा खराब था, और कुछ मेरा मैथ्स कमजोर था। तो इस वजह से मेरी मैथ में रीपीयर आ गई, तो मैथ में मैं फेल हो गया था। और साइंस में भी मेरी रीपीयर थी सर। और मैथ्स और साइंस में रीपीयर आने के बाद ऐसा लगा आस पड़ोस में कि डेविड की जब मैथ में और साइंस में रीपीयर आ सकती है, तो मतलब अब और बच्चों का तो क्या हाल हुआ होगा, ऐसा एक माहौल बन गया था। उसकी वजह से मेरे को घर पे पिटाई भी हुई, पापा से पिटाई हुई, और तो उसके फिर बाद मेरे को मुझे लग तो उसके फिर मुझे बाद लगता सर है जैसे जैसे 12वीं पास वो फिर बनी है, उस तक आगे जाके आपके लिए भी एक मूवी बना दी जाए, 10वीं फेल इतना बड़ा प्रोफेसर बन गया, है ना? तो शायद हम वो आपकी तो मूवी सर, भी देखें। वो तो अतिशयोक्ति हो जाएगी सर, ये तो मैं अपने मुंह से तो क्या ही बोलूं, लेकिन ये है कि
मेरे लिए एक बुरा फेज़ था सर, क्योंकि घरवालों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक रीपीट आ जाएगी डेविड की। फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आगे खुद पर हावी ना होने दूँ, इस चिंता को और इस असफलता को। तो पापा ने साथ का ही एक स्कूल है, न्यू लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलनिया, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया। और क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, फीस बहुत थी, लेकिन फिर पापा ने मैनेज किया उसको कैसे न कैसे कि बच्चा री-ईयर क्लियर करके और कम से कम प्लस 2 ग्रेजुएशन तो करे। तो उस गाँव का माहौल अच्छा था सर, जो वहाँ का स्टाफ था, अच्छा था। हनुमान सर थे, विमला मैडम, जो उनको श्रेय देना चाहूँगा स्कूल में। उनका जो क्रेडिट था, वो बहुत ज़्यादा बनता है सर, क्योंकि उन्होंने एक नींव तैयार कर दी प्लस टू में। तो प्लस टू में सर मेरे लगभग 91% थे, और पब्लिक एड और फिजिकल में मेरे 99 नंबर थे, क्योंकि ये था कि माहौल अच्छा था और मैं बच्चों कंपटीशन वाले बच्चों में जब गया तो एक बूस्ट मुझे मिला। तो वहां से सर एक एज मिल गया, और आगे मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आगे जो भी पड़ाव आई मैंने उसको हंसते हंसते पार किया, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जी जी। जैसे डेविड जी, अभी आपने अपनी जर्नी के थ्रू बताया कि आप कैसे मोटिवेट हुए हो, और कैसे आपको सपोर्ट किया गया टीचर से, मेंटर से, पेरेंट से। तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे? थोड़ा-सा 2-4 चीज़ें, टिप्स, स्ट्रैटेजीज़ बताइए कि वो कैसे अपने आप को हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें ये है कि खुद खुद पर उन चीज़ों को हावी मत होने दो मैम, कि हम मतलब वो चीज़ें हावी हो जाएँ और हम खुद को टैकल ना कर पाएँ उस परिस्थितियों के अंदर। जैसे मेरा जो सिलेबस था, मैं सिर्फ़ उस पे ध्यान देता था। मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी ज़रूर करता था, लेकिन मेरा नेट क्लियर होने के बाद मेरे को लगा, हमारे एक भैया थे विक्की भैया, उन्होंने बताया कि अभी भर्ती ओपन होने वाली है। क्योंकि ये जो भर्ती आई थी सर, ये जो सब एससी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन करना था ओएससी और डीएससी में। जब ये लास्ट बार ओपन हुई थी, तो तभी मेरा नेट हुआ था 1 महीने पहले। तो उसी के अंदर लास्ट वाले बच्चों में था मैं। और लास्ट वाले बच्चों में जब मैंने फॉर्म लगाया, तो भैया ने बोला कि तेरा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। उनका उनका विश्वास था मुझ पे। और मैंने सिर्फ क्या किया, अपने सिलेबस पे ध्यान दिया, बाकी चीज़ों पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं जब जैसे प्रीलिम्स था उससे 1 महीने पहले, डेढ़ महीने पहले मैंने जो नेट में तैयारी की थी उसी को मैंने कंटिन्यू किया, और वही 1000-2000 पेजों के जो प्रैक्टिस सेट थे सिर्फ वो लगाए। मैंने किसी दूसरे सोर्स पे ध्यान नहीं दिया। और बाकी बच्चे जैसे क्या करते हैं कि 12 घंटे पढ़ना, 13 घंटे पढ़ना, एक लगातार पढ़ना, और इससे थोड़ा माइंड पे भी स्ट्रेस जाता है और एक एंग्जायटी फील होने लग जाती है, क्योंकि घर से दूर रहते हैं बच्चे। तो सभी चीज़ें हावी हो जाती है, जिसके बाद एग्ज़ाम में वो प्रेशर झलकता है, और वो जो ऑप्शन होते हैं वो ढंग से क्लिक नहीं हो पाते, इसकी वजह से असफल हो जाते हैं। तो मेरा ये था, मैं चिल रहता था, और लेकिन मैं दिन में आधे दिन सोता था, आधे दिन मौज मस्ती करता था, लेकिन रात को पढ़ लेता था मैं 7 से 8 घंटे। और दिल्ली जब मैं रहता था, तो वहाँ मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हम साथ में चाय पीने जाना, तो बातें करना, खुद को खोल देता था मैं उनके सामने, कि मेरे अंदर कोई ऐसी बात ना रहे कि कल को वो मेरे को तंग करे बाद में एग्जाम के अंदर। और कुछ बातें ऐसी थी जो हम दोस्तों के साथ करते थे, मिलते थे, बैठते थे। और एक जैसे एक स्टडी सेंट्रिक एनवायरनमेंट विकसित हुआ। उस वजह से मेरा जो प्रीलिम्स अच्छे से हो गया, और मेंस के टाइम मैंने 220 क्वेश्चन चिन्हित किए कि मेरे को यही प्रैक्टिस करने हैं, इसके अलावा मेरे को कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, चाहे मुझे 7 दिन लगे, चाहे मुझे महीना लगे। तो मैंने उन्हीं 220 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, और कंटेंट मेरा पहले पढ़ा हुआ था, उसमें मुझे कोई इशू नहीं था। तो मेरे साथ वाले कहते थे कि पढ़ लिया कर, लेकिन मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैंने सिर्फ उन्हीं 220 क्वेश्चनों को एक बार लिख के देखा। उस एग्जाम से 7 दिन पहले मैंने 7 मॉक टेस्ट लगाए, 3-3 घंटे के, खुद से ही। और मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उनका नाम सुदेश है, और हम दोनों ने साथ में मिलकर तैयारी की थी। प्रीलिम्स में हम साथ थे, मेंस में हम साथ थे, और इंटरव्यू में भी हम साथ थे। हम दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, एक ही कैटेगरी से, हम BC ए कैटेगरी से। तो जो मेंस के क्वेश्चन जो थे वो हमने मिलके डिसाइड किए थे, मिलके हमने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद हमने मॉक टेस्ट के बाद मेरा मेंस अच्छे से हो गया, और टू द डिमांड हो गया। और एक मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि इंटरव्यू कॉल तो होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर हुआ जब रिजल्ट आ गया। इसके बारे में हमें बताइए, जैसे आपने बताया कि आप 10th क्लास में मैथ्स में जो है फेल हो गए थे, उसके बाद ग्रुप डी की भी आपने तैयारी की, वहाँ भी सफलता नहीं मिल पाई। आपने हरियाणा पुलिस में भी ट्राई किया। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आपका रुझान कब हुआ फिर? और कितने टाइम में फिर आपको सफलता मिली? कैसे तैयारी की? कैसे चेंज किया आपने ट्रैक? और किसने आपको गाइड किया?
और 10th के बाद भी अगर बात करें कि आप मैथ्स में फेल हो गए थे, किसने आपको गाइड किया कि आप हिस्ट्री की साइड भी जा सकते हैं, अपने विषय चुन सकते हैं और उसमें अच्छा कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं हूँ कि मैं एक गोल को डिसाइड करूँ और उसके पीछे पड़ जाऊँ, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी कमजोर थी, इसलिए मुझे हर एक जॉब की तरफ देखना था कि क्लर्क में हो जाए तो इसमें ठीक है, हरियाणा पुलिस में हो जाए तो इसमें ठीक है, या फिर ग्रुप डी में हो जाए। तो मैंने 2018 के बाद जो ग्रुप डी हुआ उसके बाद मैंने ग्रुप डी का भी दिया, क्लर्क का भी दिया, और हरियाणा पुलिस में मैं 2024 में जो अभी लास्ट लेटेस्ट भर्ती हुई थी, फिजिकल पीएमटी पीएसटी एग्जाम सीटी मेरा क्लियर था, उसके बाद लास्ट जो कट ऑफ थी उसमें 2 नंबर से रहा हूँ मैं कैटेगरी में। तो उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि घर पे एक जॉब आ जाती, कम से कम मैं रोया 7 दिन 8 दिन तक, रोटी नहीं खाई, घर वालों ने समझाया था कि कुछ नहीं होगा, आगे भगवान ने कुछ अच्छा लिखा है। तो भगवान ने तो प्रोफेसर की जॉब लिखी थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं, इस चीज का हमें पता थोड़ी ना होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे मैंने मैट्रिक, जी। जैसे आपका दूसरा जो सवाल था कि मैट्रिक के बाद कैसे इतिहास की तरफ रुचि हुई, तो मैट्रिक के बाद मैंने प्लस टू की, प्लस टू में बिमला मैडम थे हमारे, वो इतिहास में अच्छा करवाते थे, वहां से मेरी थोड़ा इतिहास की तरफ वो रुचि हुई, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो खुद पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद सर बीए और एमए जो मैंने की, मैं बीए और एमए बीच में छोड़ देता, उसमें सर एक हमारे कॉलेज के सर थे अविनाश सर, मैं उनको मेरे फादर समान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मेरे जो बुरे दिन चल रहे थे कोरोना में, 2021 में कोरोना के बाद पापा जी की डेथ हो गई, उसके बाद परिवार को संभालने के लिए कुछ पैसों की जरूरत भी थी और आर्थिक मदद चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल था सिस्टम। तो मैं जेबीटी की तरफ जाने वाला था बीए छोड़ के, तो सर ने कारण पूछा कि क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने कहा कि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, और एक किसी ने मुझे गाइड किया कि मैं जेबीटी की तरफ जाऊं। तो मैं, सर ने क्या किया, मेरी बीए की सारी फीस जमा करवा दी, सेकंड ईयर की भी करवा दी, आगे फाइनल में जब हुआ तो फाइनल की भी करवा दी, और एमए की भी फीस उन्होंने जमा करवाई। तो इस टेंशन से मुक्त होकर मैं बीए और एमए में लगा रहा। बीच में जब जब मुझे जरूरत पड़ी तो सर ने बहुत मदद की मेरी, एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर मुझे एक ट्रीट किया सर ने। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान मानता हूँ, और वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और हिस्ट्री इतनी अच्छे से पढ़ाते थे, और कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ, और खुद प्रोफेसर थे तो उनसे हम घर पे जाते रहते थे, मिलते रहते थे। एक एक ऐसा लगा कि हाँ हमें भी एक प्रोफेसर की जॉब चाहिए, क्योंकि एक आर्थिक संपन्नता तो है ही, और एक समाज में एक एलिट वर्ग में व्यक्ति शामिल हो जाता है, जिससे उसका थोड़ा सम्मान इज्जत और ऑरा बढ़ जाता है। वहां से थोड़ा यंग एज थी तो एक बूस्ट मिला, यूपीएससी की तरफ भी रुझान था, लेकिन ये था कि जो मेरा क्रश था वो प्रोफेसर की जॉब पर हो गया वहां से। तो फिर जब मैं एमए मैंने कर ली, तो हमारी दक्ष प्रजापति एजुकेशन ट्रस्ट है सिरसा का, उन्होंने मुझे चयनित किया दिल्ली भेजने के लिए। वहाँ से आरसी लिम्बा सर और सुरेंद्र आर्य सर का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे को उन्होंने दृष्टि आईएएस में फीस का एडजस्टमेंट करवाया, और उसके बाद मेरे को दिल्ली में अकोमोडेशन विद अकोमोडेशन प्रजापति हॉस्टल में रहने के लिए और पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा, जहाँ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया, और सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी के साथ साथ मेरा प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो गया। आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद इस सक्सेस के लिए। आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रगल से शामिल है उसमें, और पर आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखा। आपके जो आस-पास के लोग थे, चाहे वो टीचर हो, मेंटर हो या फिर आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा है ये। आशा करते हैं आप ऐसे ही आगे अपनी लाइफ में और सक्सेस पाएँ। जी, जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत